ऐसा एक चीज़ जो हर कोई चाहता है, चाहे वो एक भिखारी हो या एक बिलियनियर। आज हर कोई इसे पाने के लिए इसके पीछे लगा है। ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये एक नशे की तरह है, एक एडिक्शन है जिसने हम शिकारियों को सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने हम मामूली जंगल में रहने वालों को बड़ी बड़ी इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पर आखिर ये पैसा इतना पावरफुल बना कैसे, क्यों बना, कब बना, और आखिर ये पैसा है क्या? व्हाट इज मनी? तो चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जिसमें आप पैसे की एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देगी। हम जानेंगे वो सब जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, ना सोचा होगा। पत्थर और सोने चांदी से लेकर एक ऐसे पैसे की तरफ जो नजर तक नहीं आता। तो चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान तक नहीं था। 15,000 BC, ये वो टाइम था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था और उन सबका सिर्फ एक ही गोल था, किसी वे जिंदा रहना, जिसके लिए वे शिकार करते थे। पर शिकार एक ऐसी चीज है ना जो रोज रोज नहीं मिलती, पर भूख तो रोज लगती है। ये भूख ही तो थी जिसने एक कबीले से दूसरे कबीले को कोई चीज लेने के लिए मजबूर कर दिया। तुम हमें शिकार दो, हम तुम्हें हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही तो फायदा था, क्योंकि अगर हथियार नहीं होंगे तो शिकार कैसे करेंगे, अपनी रक्षा कैसे करेंगे, और खाना नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? क्योंकि लड़कर छीन कर एक बार कोई चीज मिल भी जाए, दूसरी बार नहीं मिलेगी। और फिर इस तरह जन्म हुआ बार्टर सिस्टम का, चीजों का आदान प्रदान करना। कहते हैं कि बार्टर सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने करी थी। मेसोपोटामिया साउथ एशिया की एक जगह का नाम, जहां आज के समय इराक बसा हुआ है। इस लेन देन की प्रथा ने मानो हमें बदल ही दिया था। एक दूसरे से लड़ने वाला इंसान अब खुशहाली से मिलजुल कर रहने लगा था। हर कोई एक दूसरे से बिजनेस या ट्रेड करने लगा, और हजारों सालों बाद जब लोग शिकार के अलावा खेती करने लगे तो उनकी तादाद भी बढ़ने लगी, और इतने सारे लोगों में ट्रेड करना और उसे याद रखना मुश्किल हो चला। किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, तो ये याद रखने के लिए हमने ट्रे के छोटे छोटे पीसेस पर लिखना शुरू किया, जिससे कि अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। हमने हर चीज का लेखा जोखा, हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। पर इस लेन देन की मुश्किलें तो मानो जैसे खत्म ही नहीं हो रही। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह थी कि ट्रेड के लिए दोनों पार्टीज का एग्री होना, क्योंकि तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। इससे बार्टर सिस्टम से ट्रेड करना मुश्किल हो चला, डिफिकल्ट होने लगा। अब हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सबके पास हो और जो आसानी से ट्रेड करी जा सके। तो इस तरह पैसा अस्तित्व में आया। ये वो पैसा नहीं था जो आप और हम आज यूज कर रहे हैं। ये वो पैसा था जिसे कमोडिटी मनी कहते हैं। हमने हर उस चीज मनी में कन्वर्ट कर लिया जो नायाब थी, जिसे हम स्वयं यूज कर सकते थे, और हर कोई उसके जरिए ट्रेड करने के लिए सहमत। जैसे जानवर, लकड़ी, कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, नमक, मोर पंख, शराब, टबैको, काउरी शेल, यहाँ तक कि इंसान। जी हाँ, इंसान। उस समय में गुलामों को पैसे देकर खरीदना मानो मामूली बात थी। और यह आइलैंड के लोग बड़े बड़े डोनर्स जैसे पत्थर यूज करते थे, जिनका वजन करीबन 5 टन होता था, जो एक बार कहीं रखा जाए तो वहीं रखा रहता था, जिसे राइस स्टोन कहा जाता था।
इस कमोडिटी मनी ने हमारी लाइफ मानो इजी कर दी थी, पर इसकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता लगाना बहुत डिफिकल्ट था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत कितनी है। हर कमोडिटी मनी की एक जैसी कीमत तो नहीं होती थी, और अब हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी कीमत खास हो और वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करी जा सके, क्योंकि शराब जैसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं थी। आज से 2600 साल पहले एशियन ग्रुप में मैटलिक मनी की शुरुआत हुई। गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिसपे शेर और बुल बने होते थे, पर लोगों को दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सिर्फ 2 सिक्के मिलते जिससे उनका एक समय का खाना तक नहीं आता। गौर से देखिए इसे, ये है लेडियन स्टार्ट, दुनिया का सबसे पहला कॉइन। लेडियन स्टार्टर के बाद जैसे मानो कॉइन्स की बारिश होने लग गई। हर सल्तनत के बादशाहों ने अपने नाम के सिक्के बनाए और हर कोई इन कॉइन्स को यूज करने लगा, क्योंकि इनके थ्रू ट्रेड करना इजी था। और कॉइन्स भी तो एक टाइप की कमोडिटी मनी ही थी। जब इनकी तादाद ज्यादा होने लग गई तो इनकी सबसे बड़ी कमी या प्रॉब्लम सामने दिखाई देने लगी। करीबन 500 बीसी में ये वो समय था जब समुद्र के जरिए व्यापार चरम पर था। ये सारा व्यापार होता था कॉइन्स के जरिए, पर जितने ज्यादा सिक्के उतना ही उनका वेट, और जितना ज्यादा इनका वेट उतना ही वो शिप्स में ज्यादा जगह घेरती, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा समय लगता और कॉइन्स के चोरी होने का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता। सिक्के सिक्कों को हम गिन तो सकते हैं, पर इतने सारे सिक्कों को गिनने में समय भी बहुत लगता था, और इतने सारे सिक्के को भला कौन ही बार बार गिन पाए। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसका वेट भी कम हो, जो इजीली शिफ्ट और स्टोर की जा सके और इवन काउंट तक करी जा सके। तो कहते हैं ना, हर कोई तरक्की चाहता है पर हर कोई बदलाव नहीं चाहता, समय के साथ बदलना नहीं चाहता। एवरीबडी लाइक प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक चेंजेस। और यही चीज हुई पेपर मनी के साथ। 1279 मंगोलियन चाइना का एक बादशाह, जो कि चंगेज खान का पोता था, जिसने मलबरी के वर्क मतलब शहतूत के पेड़ की छाल से वर्ल्ड की पहली पेपर मनी बनाई, जिसे उसने नाम दिया IOU। जब लोग बदलाव ही नहीं पसंद करते तो वह पेपर मनी जैसे बड़े बदलाव को कैसे पसंद करते, और भला करे भी क्यों? क्योंकि लोगों को उनकी कीमती चीजों के बदले एक कागज का टुकड़ा ही तो मिल रहा था, महज एक कागज का टुकड़ा, जो उन्हें। पर लोगों ने सोचा कि इस पेपर मनी के बदले अपने सोना चांदी को बदलने के बजाय इस पेपर मनी का ही व्यापार किया जाए, और कॉइन्स की तरह ही ये पेपर मनी भी विश्व में ट्रेड करी जाने लग गई। अब तक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, और वो थी पावर ऑफ बैंक्स। अब पेपर मनी के कारण विश्व में व्यापार इस तरह फैला और बढ़ा कि जो पेपर मनी कुछ लोगों के पास थी, अब वो हर किसी के पास होने लगी, और इसका फायदा उठाया बैंक्स ने। तो अब ये बैंक्स लोगों को पेपर मनी लेंड पे या उधार देने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अब पेपर मनी बहुत ही बढ़ गई, और इसकी बहुतायत होने के कारण एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आने लग गई, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। जो चीज महज 100 पेपर मनी की हुआ करती थी, वो बढ़कर उसकी तिगुनी हो। और जब लोगों को यह बात समझ आई कि उनके पेपर मनी की वैल्यू कम हो रही है, तो वह अपने सोने के कॉइन्स को लेने के लिए बैंक के पास गए। पर बैंक के पास इतने कॉइन्स ही नहीं थे जितने कि लोगों के पास पेपर मनी। अब बैंक के पास जब उतने पैसे ही नहीं थे, कुछ था ही नहीं, तो लोगों का बैंक से ट्रस्ट उड़ गया।
अब लोग अपने कॉइन्स को अपने पास छुपा कर रखने लग गए। इस कारण मनी का सर्कुलेशन भी बहुत कम हो गया और इससे बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम सामने नजर आने लगी। इन 1820 ब्रिटेन में एक नया लॉ आया, जितना सोना उतनी ही पेपर मनी। मतलब जितना उनके पास सोने के कॉइन्स होंगे उतनी ही पेपर मनी प्रिंट की जाएगी, जिससे कि महंगाई जैसी बड़ी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी और डेब्ट भी लिमिटेड वे में किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग पेपर मनी अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड। मीन्स पेपर मनी को गोल्ड के मुताबिक करना, और इससे देखकर दूसरी कंट्रीज भी अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिंट करने लगी और 1900 में यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से पैसा अस्तित्व में आया तब से वो अपने साथ पैसे की लालच, पैसे की भूख लाया। जितना पैसा उतना ही कम। आप चाहेंगे ना कि जितना आपके पास पैसा है उससे ज़्यादा और आपको मिल जाए, और इस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और के कारण पेपर मनी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो इन्फ्लेशन से भी डेंजरस था। किसी देश के पास ज़्यादा पैसा हो तो होता है इन्फ्लेशन, और अगर किसी देश के पास पैसे की कमी हो तो होता है डिफ्लेशन, यानी आपस्फीति। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें टाइम के साथ माल और सेवाओं की कीमतें गिरती हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। 1930s में डिफ्लेशन के कारण यूएसए में बहुत डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि चीज़ों की कीमत गिरने के कारण कंपनी इतना भी नहीं कमा पा रही थी जिससे वो अपने वर्कर्स को पेमेंट दे सके, जिससे कि कंपनियां बंद होने लग गई और इकोनॉमी क्रैश हो गई। अब लोगों के पास पैसा और काम दोनों नहीं। इस चीज़ को देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में एक ऐसे सॉल्यूशन की तरह डॉलर और गोल्ड के रिलेशन को ख़त्म कर दिया, और जो बचा वो था पेपर मनी। अब इससे बैंक फिर से ताकत में आई। ज़्यादा पैसे होने के कारण इन्फ्लेशन फिर से ना हो, इसलिए अमेरिका ने फेड नाम की एक सेंट्रल बैंक बनाई, जो कि यह देखती थी कि देश में ना पैसा ज़्यादा हो ना ही पैसे की कमी हो। अब वो डॉलर जिसको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, अब वो बस एक पीस ऑफ पेपर ही रह गया था। जस्ट पीस ऑफ पेपर, जिसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं। इसे कहते हैं फेट मनी। और डॉलर अकेली ऐसी फेट मनी नहीं थी। वर्ल्ड की हर एक करेंसी, चाहे वो इंडियन हो, यूरोपियन हो, हर कोई सब फेड मनी है। All this are not backed by a commodity such as gold or silver. It is typically designated by the issuing government to legal tenders and is authorized by a government regulation. पर अब ये सवाल आता है कि अगर ये पीस ऑफ पेपर कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ खरीद कैसे लेते? चलो इस चीज़ को समझते हैं। आपके वॉलेट, बैंक्स और लॉकर्स में ये जो पैसे हैं वो मनी नहीं है, वो है ट्रस्ट। वो ट्रस्ट जो हम सबको ये बताता है कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, जिस ट्रस्ट की वैल्यू आज आए दिन कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन जो हमारे पैसों को कमज़ोर करता है और इसकी वैल्यूज को कम करता है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो कर दिया था। इस जैसे इसे इजीली कैरी करना, हम इसे गिन सकते थे, स्टोर कर सकते थे, कहीं भी ले जा सकते थे। लेकिन एक चीज़ जिसकी इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड को ज़रूरत थी, वो चीज़ थी स्पीड। पेपर मनी को गिनना, कहीं भी ले जाना इजी तो है, पर उसमें भी समय लगता है, मेहनत लगती है। अगर हमें किसी को 1 लाख रुपए भी देनी हो तो हमें उसके पास जाना पड़ता है, जिससे हमें समय लगता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी चीज़ आ गई जिससे हम कुछ ही सेकंड्स में पैसों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र कर सकते थे। और 1980s में सामने आई ई मनी,
डिजिटल मनी, जिससे मिलियंस और बिलियंस के ट्रांजैक्शंस कुछ सेकंड्स में ही होने लगे। ना काउंट करने के लिए, ना ही चोरी होने का डर, ना बैंक को उसे प्रिंट करने की ज़रूरत। बस कंप्यूटर में कुछ नंबर्स को टाइप करना है और बस मनी इज मेड। ये बात तो सही है कि इस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में, जिसमें स्पीड ही सब कुछ है, वहाँ वी कांट लिव विदाउट डिजिटल मनी। डिजिटल मनी वर्ल्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में 1 सेकेंड के से भी कम टाइम में पहुंच सकती है। हम घर में बैठे बैठे कुछ खरीद सकते हैं, पर कहते हैं ना, हर कामयाब चीज़ की भी कुछ कमियां होती हैं। डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, वो है हैकिंग। क्योंकि इसे हैक करना डिफिकल्ट तो है, पर इम्पॉसिबल नहीं। इससे लड़ते लड़ते 2009 में लॉन्च हुआ बिटकॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी, एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना जस्ट इम्पॉसिबल। यस, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। अरे नाम तो सुना होगा ना। हर चीज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स। पर बिटकॉइन एक ऐसी वर्चुअल मनी है जिसका गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं, ना ही ये किसी पेड मनी से संबंधित है, जो है बस महज कुछ नंबर्स। और सिर्फ इसके क्रिएटर का नाम जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। अब इस पर जब कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं लगती, तो इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में यूज़ करना बहुत ईजी है। अब हमें ये तो पता है कि जितने ज़्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस, उतना ही ज़्यादा क्राइम। बट इट हैज़ ऑल्सो इट्स बेनिफिट्स। इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से कहीं आगे, जिसे हैक करना इम्पॉसिबल। अगर हैक करना चाहे भी तो एक बिटकॉइन को हैक करने में करोड़ों साल लग जाएंगे। आपको पता है 2009 में बिटकॉइन जब लॉन्च हुई, तब उसकी वैल्यू, मतलब एक बिटकॉइन महज $0 था, और 2011 में इसकी वैल्यू बढ़कर $1 है, और अभी 2021 में इसकी वैल्यू $60,000 है, और करंट में इसकी वैल्यू $41,340 हो गई, यानी 34,38,000 करीबन। अब ये कोई स्कैम है, ये शेयर मार्केट की टाइम के साथ अमीर होने वाली ट्रिक, ये तो टाइम ही बताएगा। पर जब आप इस सफर को जान ही चुके हैं, तो एक बार पीछे पलटकर जरूर देखिएगा कि हमने महज कुछ 17,000 साल में कितनी प्रोग्रेस करी। हम जानवरों से सोने चांदी के सिक्कों से तक, और उससे आगे एक ऐसे पैसे के हकदार बन गए जो हम देख तक नहीं सकते। जहां हम इन पैसों को अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बनाया था, आज इसकी वैल्यू घटते हुए दिख रहे हैं। अब जब आप इसकी पूरी कहानी समझ गए हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। एक्चुअली व्हाट इज रियल मनी? असली पैसा है क्या, जो दिन ब दिन अपनी वैल्यू खोते जा रहा है? हम जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं इसे कमाने के लिए, और महीने के आखिरी में हमें कुछ पीस ऑफ पेपर मिलते हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो हमारे ये जो पैसे जो हम सिक्योरिटी के नाम पर बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, वो भी इन्फ्लेशन के कारण अपनी वैल्यू खोते जा रहे हैं। साल दर साल ये अपनी वैल्यू कम करते जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। इसलिए हमें रियल मनी को समझना हो। रियल मनी वो जो बढ़े, ना कि जो समय के साथ घटे। तो हमें अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां उसकी वैल्यू बढ़े। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि अब आप